तो मिजोरम लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहां पे जो बिहार कैबिनेट है उसने अप्रूवल दिया है ए प्रपोजल टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन द स्टेट फॉर एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड ईबीसीज, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज के लिए, ठीक है ना। और ये कोटा 50% का जो अभी था उसको बढ़ा के 65% तक करने की जो है वो बात की गई थी। और इससे क्या होगा, जो सीलिंग सेट की हुई है सुप्रीम कोर्ट ने वो जो है इससे इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्रपोज किया गया है वो ये किया गया कि एससी जो कि 19.7% जो पॉपुलेशन है स्टेट की, वो उसका पार्ट है, 19.7% एससीज हैं उसमें से। तो सर्वे के हिसाब से जो है उनको जो है कोटा जो है वो मिल जाएगा 20%, जो कि पिछले वाला जो अभी करंट था वो 16% थे, उससे बढ़ा के जो है इनको 20% की बात कही है। वहीं पे एसटीज की अगर बात करें तो उनका शेयर जो है वो पॉपुलेशन में है 1.7%। और उनको जो रिजर्वेशन जो है उसको डबल करने की बात हो रही है, जो करंट 1% लेवल है उससे 2% तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। फिर ओबीसी की अगर बात करें तो वो जो पॉपुलेशन अगर पार्ट देंगे तो 27% पॉपुलेशन का पार्ट है, लेकिन उनको जो कोटा मिला हुआ है वो 12% मिला हुआ है। वहीं पे जो ईबीसीज हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेज, वो 36% ऑफ द पॉपुलेशन है साइज में अगर देखें, लेकिन जो उनको कोटा मिला हुआ 18% है। तो उन्होंने बोला कि इन दोनों कम्युनिटीज को मिला के, ईबीसीज और ओबीसीज को मिला के जो है वो कोटा रेज कर देंगे 43% तक, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सारी बात हुई है। आगे देखते हैं, चलिए एडिटोरियल पे आते हैं। फर्स्ट एडिटोरियल जो है आज का, दैट इज क्लोजर टुगेदर, इंडिया एंड भूटान कैन चेंज द डेवलपमेंट स्टोरी ऑफ द रीजन। तो ये हमने बताया था कि जो भूटान के जो किंग हैं वो इंडिया के विजिट पर हैं। तो उसी विजिट में जो एक तो जॉइंट स्टेटमेंट जो है दोनों ही कंट्रीज ने जो है वो साइन मतलब दिया है कि जो रीजनल इनिशिएटिव्स हैं उनको जो है और अच्छा किया जाएगा। तो जॉइंट स्टेटमेंट स्पीक्स ऑफ कंप्लीटिंग सर्वेज फॉर द कोकराझार गैलेफू रेल लिंक। ये रेल लिंक हमने कल भी बताया था। कोकराझार ये असम असम वाला पार्ट है और गैलेफू ये भूटान की जो पार्ट है उसमें है, उनके बीच में ये रेल लिंक शुरू किया जाएगा, दैट कनेक्ट्स भूटान टू असम एंड बिगिनिंग डिस्कशंस ऑन अनदर भूटान टू वेस्ट बंगाल रेल लिंक। ये भी कल बताया था कि भूटान और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में भी एक जो है रेल लिंक बनाने की बात की गई थी। और ऑल्सो फैसिलिटेटिंग भूटान बांग्लादेश ट्रेड, इस बारे में बात हुई है। एंड येट अनदर रेल लिंक एंड अपग्रेडिंग चेक पॉइंट्स अलोंग द इंडिया भूटान बॉर्डर, जो चेक पॉइंट्स हैं उनको जो है वो अपग्रेड करने की भी बात हुई है। जो नया प्रोजेक्ट है प्रपोज्ड बाय द किंग टू बिल्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन एट भूटान सदर्न बॉर्डर विद असम एंड एन एयरपोर्ट एट गेलेफू आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट टू द किंगडम। ये भी बताया था हमने कि स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है गेलेफू को, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग भी ये वही है कि वहाँ पे जो है इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट भी वहाँ पे जो है डेवलप किया जाएगा। एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन इज देयरफॉर की टू सच एम्बिशियस प्लान। ये सारे प्लान जो भी आप बता रहे हैं ये सारे एम्बिशियस दिखते हैं, और इनको आपको अगर सच में सक्सेसफुल बनाना है, एफिशिएंट बनाना है, तो उसके लिए जो है टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन जो है वो बहुत जरूरी है, और साथ साथ एफिशिएंसी भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली उसने बोले एज इंडिया वरीज अबाउट चाइना पुश इनटू साउथ एशियन ट्रेड, क्योंकि कंसर्न ये भी थी कि जो उनका चाइना के साथ एग्रीमेंट है बॉर्डर का था उसका भी था, और साथ में जो चाइना का जो पुश होता हुआ दिख रहा है साउथ एशियन ट्रेड में, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो देखने को मिल रहे हैं, और जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं जिसमें वही भूटान चाइना बाउंड्री वाली जो इश्यूज है वो भी कंसर्न है कि वो जो एग्रीमेंट हो रहा है। ओवरहैंग ओवर डोकलैम एंड इंडिया चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप सभी जानते होंगे। दीज आर द आइडियाज विच विल ऑफर मोर सिक्योरिटी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर द कंट्रीज इन्वॉल्व। तो जाहिर सी बात है जो भी कंट्रीज में इन्वॉल्व है उनसे इस चीजों को, ये जो सारे इश्यूज है कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एक ज्यादा सिक्योरिटी या प्रोस्पेरिटी जो है वो मिलेगी, ठीक है ना। क्योंकि जो पर्टिकुलरली बेनिफिट्स है वो भूटान को आने वाले, तो यानी कि वो ज्यादा चाइना की तरफ झुकता हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज सीज फायर फ्रॉम बीइंग अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म इजराइल हैज टर्न इनटू अ रuthless aggressor। तो सही बात है, जो अक्टूबर 7 को अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उसका विक्टिम बताया था इजराइल ने अपने आप को, लेकिन अभी जो इजराइल कर रहा है वो एक रदलेस एग्रेसर से काफी ज्यादा आगे निकल के एक तरह से कर रहा है। तो वो एक टेररिज्म विक्टिम से बन के इजराइल जो है वो किसमें एक रदलेस अग्रेसर में टर्न हो गया है। तो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की अगर डाटा की देखें तो एटलीस्ट 10,000 पीपल जो है वो उसमें जो है उनकी डेथ हुई है अभी जो ये गाजा वाले रीजन में है, और उनमें से मैनी ऑफ देम आर वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है ना। और अगर अक्टूबर 7 के ये हुआ क्या है बेसिकली, जो अक्टूबर 7 में क्रॉस बॉर्डर जो रेड की थी हमास ने, उसमें लगभग 1400 इजरायलीज की डेथ हुई थी। और उसके रेस्पॉन्स में रिटेलिएशन में जो है गाजा ने गाजा वाले रीजन में जो इसराइल ने काउंटर अटैक किया है, तो उसमें ये लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, और डिस्प्लेसमेंट अगर देखें तो 1.5 मिलियन पीपल जो है वो डिस्प्लेस भी हो चुके हैं, ठीक है ना।
तो यूनाइटेड नेशन के हिसाब से अगर देखें तो 89 यूनाइटेड नेशन एड वर्कर्स वर अमंग दोज किल्ड इन गाजा इन 4 वीक्स। इन 4 हफ्तों में जो जिन लोगों की डेथ हुई उसमें 89 जो है वो यूनाइटेड नेशंस के एड वर्कर्स थे। और हाईएस्ट है ये नंबर इन एनी कंपेरेबल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में ये सबसे हाईएस्ट नंबर रहा है अभी तक, ठीक है ना। वहीं पे जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजेक्ट की है कॉल्स फॉर इवन अ ह्यूमैनिटेरियन पॉज लेट अलोन अ सीज फायर। तो सीज फायर की तो बात दूर, जो ह्यूमैनिटेरियन के लिए रुकने के लिए भी, पॉज लेने के लिए भी उन्होंने जो है ये कॉल को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। इफ Israel presses on turning the rest of the Gaza into an open prison on fire, it can have disastrous consequences for West Asia। फिर ये भी बताया है कि यमन के जो हौतीज हैं वो ऑलरेडी उन्होंने अटैक जो है इसराइल के अगेंस्ट लॉन्च कर दिया है। फिर जो इजरायली लेबनीज बॉर्डर है, इट रिमेन्स टेंस विद हिजबुल्लाह सेइंग ऑल ऑप्शंस आर ओपन। तो ये सारी चीजों से देखें तो जो वेस्ट एशिया वाले रीजन है उसके लिए डिजास्टर कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑथर ने यहाँ पे यही बोला है कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द यूएस टू शो द मोरल लीडरशिप विच इट ऑलवेज प्रीचेज अबाउट। तो यूएस के लिए अपॉर्चुनिटी जरूर है कि वो जो मोरल लीडरशिप की बात जो प्रीच करता है उसको वो शो भी करें। इट शुड टेल इजराइल एंड यूज प्रेशर इफ नीडेड that it cannot continue to kill Palestinian civilians in the name of its right to defend itself। जो आप राइट टू डिफेंड के नाम पे जो पैलेस्टीनियन सिविलियंस को आप मार रहे हैं उसको जो है आपको कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। इसराइल मस्ट बी मेड टू सीज फायर इमीडिएटली। और इसराइल को ये प्रेशराइज करना चाहिए कि वो सीज फायर करे। आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम विद द 70 आवर्स अ वीक लाइन। तो ये तो आपको सभी को पता चल गया होगा। जो को फाउंडर है इन्फोसिस के, उनका एक कमेंट था एनआर नारायण मूर्ति जी का कि जो यंगस्टर्स हैं इंडिया में, दिस इज उनको ये कहना चाहिए कि दिस इज माय कंट्री, आई वांट टू वर्क 70 आवर्स अ वीक। तो लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि, और इसको उन्होंने ये भी बोला है कि ये कंट्री को कॉम्पिटिटिव बनाने के साथ साथ के लिए के बारे में ये बोला गया था कमेंट। और साथ साथ इसको जो कमेंट था ये जो था उसको सपोर्ट भी मिला था फ्रॉम सेवरम मेंबर्स ऑफ इंडिया इंक। तो ये ऑथर ने बोला है कि उनके हिसाब से अनडाउटेडली एन एग्जांपल ऑफ हाउ कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री कैन एड्रोइटली हाइड देयर लस्ट फॉर प्रॉफिट्स बाय प्रीचिंग वर्च्यू। ये वर्च्यू प्रीच करके किस तरीके से वो अपनी जो प्रॉफिट्स के लिए जो उनकी ग्रीड है या लस्ट है उसको किस तरीके से वो छुपा रहे हैं, ठीक है ना। कितनी चालाकी से मतलब उसको वो दिखा रहे हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑथर ने बोला है कि इसके लिए आर्गुमेंट जो था वो लिटमस टेस्ट पे जो है 3 वजह से जो है फेल हो जाता है। पहला जो उन्होंने बताया वो ये बताया है कि जो उनका कमेंट है, इट वाज मेड अ फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स हेल्प्ड एडवांस कंट्रीज सच एज जर्मनी एंड जापान टू सक्सीड। जो उन्होंने जापान और जर्मनी का एग्जांपल दिया था तो उसमें कोई फैक्ट्स नहीं है, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि वर्किंग आवर्स बढ़ाने से जो एडवांस कंट्रीज हैं वो सफल हुई हैं, ठीक है ना। सेकंड उन्होंने बोला है, उसने बोला है कि ही प्लेस द बर्डन ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑन द शोल्डर्स ऑफ द वर्कर्स। जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जो बर्डन है वो किसके कंधों पे रख दी, वर्कर्स के कंधे पे रख दिया। व्हेन द रियलिटी इज दैट दे हैव अंडर इन्वेस्टेड इनोवेशन। जबकि रियलिटी ये है कि ना तो उन्होंने इनोवेशन में इन्वेस्ट किया है, ना ही क्रिटिकल फैक्टर जो रेजिंग प्रोडक्टिविटी बेसिकली क्या है, इनोवेशन है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आर-एन-डी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, उसमें तो किया ही नहीं है, ठीक है ना। तीसरा जो ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि जो उनका 70 आवर वीक का प्रपोजल जो है इट वायलेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड। जो आईएलएस है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड, उसको वायलेट करता है। जो आईएलओ के डिसेंट वर्क एजेंडा है उसको वायलेट करता है। और जो फंडामेंटल कन्वेंशन है आईएलओ के उसको वायलेट करता है, दैट ले डाउन द वर्किंग आवर्स इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट वुमेन एंड मेन गेट डिसेंट एंड प्रोडक्टिव वर्क। जो आईएलओ ने ले डाउन कर रखे हैं डिसेंट वर्क एजेंडा में, कि जिससे उनको वर्किंग आवर डिसाइड कर रखे हैं कि जिससे उनको जो मेन और वुमेन है उनको डिसेंट और प्रोडक्टिव वर्क वो कर सकें, ये इंश्योर हो सके, उसको एक तरह से वायलेट कर रहा है। तो नॉन अडियरेंस टू आईएलएस कुड देयरफॉर सीरियसली अफेक्ट द एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू एक्सपेंड देयर प्रेजेंस इन ग्लोबल मार्केट। और कहीं ना कहीं ये जो नॉन अडियरेंस होगी, क्योंकि आईएलएस के अगेंस्ट जा रहे हैं एक तरह से आप, तो उससे जो है जो एस्पिरेशन है इंडियन इंडस्ट्री वो सीरियसली अफेक्ट हो सकती हैं और ग्लोबल मार्केट में उनकी प्रेजेंस पे भी फर्क पड़ सकता है, ठीक है ना। वर्किंग आवर्स एडवांस वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो जो मिस्टर नारायण मूर्ति का आर्गुमेंट है उसके कॉन्ट्रेरी सिचुएशन है वहां पे। अगर आप एडवांस कंट्रीज को देखेंगे तो उन्होंने एक कंटिन्यूस जो है डिक्लाइन विटनेस किया है वर्किंग आवर्स में पर वर्कर ड्यूरिंग द पास्ट 150 ईयर्स। अगर पिछले 100-150 सालों में देखें तो कंटिन्यूसली डिक्लाइन ही होता है वर्किंग आवर, क्योंकि जर्मनी में जो है अगर आप वीकली वर्किंग आवर देखें तो वो रिड्यूस हुए हैं अबाउट 59% से। पहले 68 आवर्स
थे 1870 में, वो अब केवल 28 आवर्स रह गए 2017 में। वहीं जापान का दूसरा बात की थी, तो जापान की अगर देखें तो वहां पे 44 ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक था इन 1961, और जो हाईएस्ट एवर सिंस 1950 था, और जो स्टेडीली वो डिक्रीज होके कितना आ गया, लेस देन 35 आवर्स जो है 2017 में हुआ है। तो दोनों ही जगह जो है वो रिडक्शन देखने को मिला है, जबकि यहाँ पे आप उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इन मोर प्रोडक्टिव इकोनॉमीज वर्कर्स वर्क लेस, और ओथ ने ये भी बोला है कि अगर आप देखेंगे कि जो ज्यादा प्रोडक्टिव इकोनॉमीज हैं, उनमें आप देखेंगे वर्कर्स कम काम करते हैं, while in the less productive poorer economies workers have to work more to compensate for lower productivity, और जहां प्रोडक्टिविटी कम है वहां पे उसको कंपनसेट करने के लिए बेसिकली पुअर इकोनॉमी को में वर्कर्स को ज्यादा काम करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर ऑथर ने फर्दर यहाँ पे बोला है कि जो लीडिंग लाइट्स है इंडिया इंक के, हु हैव ट्रिगर्ड दिस कंट्रोवर्सी, जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी को बेसिकली ट्रिगर दिया है, स्टिमुलेट किया है, need also to be reminded that the level of productivity of a country depends on the strength of its innovation system। वही बात है कि आपका इनोवेशन सिस्टम कितना है, आप R&D में कितना कर रहे हैं, उस पे एक्चुअली डिपेंड करती है प्रोडक्टिविटी, ना कि वर्किंग आवर्स बढ़ाने से। तो इंडिया अगर आप देखेंगे इसमें इस सिचुएशन, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो 2021 का है, जो नीति आयोग प्रोड्यूस करता है, उसकी रिपोर्ट अगर आप देखें तो इट शोड दैट इन 2018 इंडिया ग्रोस एक्सपेंडिचर जो था रिसर्च और डेवलपमेंट में, GERD इसको बोलते हैं, वो एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो केवल 0.65% था, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड था। तो इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा, ये फिगर फर्दर अगर आप 2020-21 में देखो तो फर्दर घट के 0.64% ही रह जाता है। तो वो बढ़ने के बजाय और घट रहा है जो GERD है, इस पे ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज, ये DST ने एक्चुअली ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये बताया था। DST ने ये भी बताया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो शेयर है कंट्री की R&D स्पेंडिंग में, वो और भी कम है, 41% है केवल 2020-21 में, और ये डिक्लाइन हुआ है ये भी 45% है 2012-13 में। तो इसमें भी आपका डिक्लाइन है, आप प्राइवेट सेक्टर से R&D में स्पेंड तो कर नहीं रहे, आप ऊपर से कह रहे हैं कि वर्किंग आवर जो है बढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो और भी सारी फिगर्स दी हैं, उन्होंने कंपैरिजन किया है कि अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की कंपैरिजन में देखेंगे, जैसे 2020 में अगर आप देखें, प्राइवेट सेक्टर का शेयर जो था वो जापान में 79% है, कोरिया में और जापान में 79% है, यूनाइटेड स्टेट्स में 75% है, और जर्मनी और यूके में 67% है। तो यहाँ पे देखिए कितना हाई है, जबकि इंडिया में ये 41% है 2020-21 में। चाइना में भी अगर आप बात करें तो प्राइवेट सेक्टर का शेयर वहां पे भी 77% है, ठीक है ना। तो दीज फिगर्स कोजेंटली एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल इंडियन एंटरप्राइज लैक द कॉम्पिटिटिव एज इन ग्लोबल मार्केट ड्यू टू लोअर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो ये मेनली कारण बताया उन्होंने ने कि क्यों जो है हम लोअर लेवल्स पे प्रोडक्टिव है, क्योंकि आप R&D में तो इन्वेस्ट कर ही नहीं रही है प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी, ठीक है ना। जो भी कर रही है वो गवर्नमेंट ही कर रही है, उसके भरोसे चल रहा है। चलो, फिर सप्लाई चेन रेगुलेशंस की बात की उन्होंने कि फाइनली ये भी होता है कि जो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स है, उन्होंने कुछ रेगुलेशंस लगाई हुई हैं सप्लाई चेन्स में, जैसे कि जिनको बोलते हैं सप्लाई चेन ड्यू डिलिजेंस। इनसे क्या होता है, बेसिकली ये ओब्लाइज करते हैं कंपनीज को टू इम्प्लीमेंट ड्यू डिलिजेंस प्रोसेसेस टू एड्रेस देयर एडवर्स इम्पैक्ट ऑन स्लेवरी, चाइल्ड लेबर, लेबर एक्सप्लॉयटेशन बिसाइड्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन थ्रू आउट अक्रॉस द सप्लाई चेन दैट दे पार्टिसिपेट इन। जिस भी सप्लाई चेन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहां पे वो ये भी जांच करते हैं जिन कंपनियों को इन्वेस्ट के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगे किसमें, जो भी प्रोसेस उनमें ड्यू डिलिजेंस रखेंगे कि उनका कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना आए, स्लेवरी ना बढ़ जाए, चाइल्ड लेबर ना बढ़ जाए, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है ना। सॉरी। तो ये सारा बताया। फाइनली ऑथर ने ये कंक्लूड किया है कि विद द डेवलप्ड वर्ल्ड वीरिंग टुवर्ड्स स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ILS अक्रॉस ग्लोबल सप्लाई चेन्स, इंडिया इंक कैन इल अफोर्ड टू सपोर्ट ए वीकनिंग ऑफ लेबर राइट। ये ऐसी सिचुएशन में जब ज्यादातर कंट्रीज जो है वो ILS के अ, जो गाइडलाइंस है या जो ILS के प्रोविजंस है या वर्किंग आवर्स है, उनको एक तरह से फॉलो करें, उनका एनफोर्समेंट करने की तरफ लग रहे हैं, जब ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करें, वहीं पे इंडिया इंक जो है वो बात करें कि लेबर राइट्स को जो वीकन किया जाए, ठीक है। अ वर्डिक्ट दैट हैम्पर्स इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बेसिकली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल है, तो फॉरमोस्ट जो चैलेंज रहता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास इंडिया में, वो रहता है अनसर्टेनिटी इन टैक्सेशन मेजर्स। ये टैक्सेशन के जो रूल्स हैं वो एक तरह से पूरे सर्टेन नहीं है, उनमें कभी कुछ देखने को मिलता है। फिर टैक्सेशन रिलेटेड जो इम्प्रोबेबिलिटीज है, ये केवल इसलिए नहीं होती कि जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो टैक्स ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनकी वजह से, ये कई बार जुडिशियरी की वजह से भी जो है वो इम्प्रोबेबिलिटीज रहती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो व्यूज हैं सारे के सारे पर्सनल हैं, इनका कुछ हमारे उससे नहीं, ऑथर के अपने व्यूज हैं, और ये जो ऑथर है यहाँ पे प्रभात रंजन जी, ये
फैकल्टी ऑफ लीगल स्टडीज में जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो रिसेंट जजमेंट आया था, असेसिंग ऑफिसर सर्कल इंटरनेशनल टैक्सेशन वर्सेज मैसर्स नेस्ले एसए केस, जिसमें क्या क्या था, 11 पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ किया गया था इन्वॉल्विंग कॉर्पोरेशन सच एज नेस्ले, जो कि स्विस मल्टीनेशनल कंपनी है, और स्टीरिया यूरोपियन कंपनी है, डिजर्व टू बी सीन इन दिस लाइट। तो इस ये जो कॉन्टेक्स्ट में जिसमें बात हो रही है, बेसिकली उनका इस जजमेंट को उन्होंने बोला है कि ये जो क्रिटिकल क्वेश्चन था इस केस में, वो ये था कि वेदर द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लोज इन टैक्स ट्रीटी सच एज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स that India has signed could be given effect in India without notification for the same under section 90 of the Income Tax Act। ये बिना नोटिफाई किए क्या उसको जो है इफेक्ट दिया जा सकता था या नहीं दिया सकता था। तो यहाँ पे ऑथर ने इसी पूरे को कंपेयर किया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट थी उसकी रूलिंग ने एक्चुअली क्या किया था, ओवर रूल किया था। एक्चुअल में क्या था, जो क्योंकि पहले जो है जो नीदरलैंड्स, फ्रांस और स्विट्जरलैंड वगैरह थे, वो ओईसीडी के पार्ट नहीं थे। कुछ कंट्रीज ओईसीडी के पार्ट नहीं थे, लेकिन वो बाद में ओईसीडी के मेंबर बन जाते हैं। लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेशन के हिसाब से उनको भी जो है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का जो है बेनिफिट मिलना चाहिए। और जो शेयर विद होल्डिंग टैक्स रिक्वायरमेंट थी वो केवल 5% होनी चाहिए थी, जबकि जो लगाई गई वो 10% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो लगाया गया। तो इसके रिगार्डिंग ये था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसने एक्चुअली ओवर रूल किया इस चीज को, holding that when the India Netherlands DTA was signed, स्लोवेनिया वाज नॉट ओईसीडी मेंबर। उन्होंने ये बोला कि जब इंडिया नीदरलैंड की डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन हुई थी, तब जो है स्लोवेनिया वो ओईसीडी का मेंबर नहीं था। तो बेनिफिट्स गिवन टू स्लोवेनिया विच बिकेम एन ओईसीडी मेंबर लेटर डू नॉट अप्लाई टू इंडिया नीदरलैंड डीटीए। तो जो बेनिफिट स्लोवेनिया को दिए हुए जब वो ओईसीडी का मेंबर बन गया बाद में, तो वो अप्लाई नहीं होंगे इंडिया नीदरलैंड के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, जो टैक्स बर्डन होगा वो एस्टिमेटेड लगभग 11,000 करोड़ का जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे टैक्स बर्डन पड़ जाएगा, जिससे और जो पास के केस हैं उनको भी ओपन होने में फिर वो लगेगा कि ओपनिंग होगी उनकी भी, ठीक है ना। तो दिस रीजनिंग इज स्पीशियस, क्यों? बिकॉज इट फ्रीजेस द प्रोविजंस ऑफ ए ट्रीटी इन टाइम। ये एक्चुअल में जो ट्रीटी उसमें टाइम पे थी उसको फ्रीज कर रही है, उसके प्रोविजंस को फ्रीज कर रही है, क्योंकि देयर इज नथिंग इन द टेक्स्ट ऑफ इंडिया नीदरलैंड डीटीए फॉर एग्जांपल टू प्रूव दैट वर्ड्स इज अ मेंबर ऑफ ओईसीडी। ऐसा कुछ उसमें था ही नहीं। जब इंडिया नीदरलैंड का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, उसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं था कि वो एक मेंबर होगा या नहीं होगा, या मेंबर है या नहीं है। तो दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू कंट्रीज दैट वर मेंबर्स ऑन द डे द ट्रीटी वाज साइंड। तो ऐसा उसमें कुछ मेंशन नहीं था कि ये रेस्ट्रिक्टेड सिर्फ उन कंट्रीज तक रहेंगे जो उस दिन जो है ट्रीटी वाले दिन जो है जिन्होंने उस दिन ट्रीटी साइन कर रखी थी, सिर्फ उन मेंबर्स के लिए एप्लीकेबल होगी। तो यहीं पे यही बोला है कि मोस्ट फेवर नेशन जो ट्रीटी है, ये इंश्योर करती है दैट फ्यूचर बेनिफिट्स गिवन टू ए थर्ड कंट्री बाय वन ऑफ द ट्रीटी साइनिंग कंट्रीज बिकम ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू इट्स ट्रीटी पार्टनर्स। तो ये यहाँ पे बेसिकली क्लोज है कि मोस्ट फेवरेट एंटिटी ये कहती है कि जो भी फ्यूचर बेनिफिट्स होने वाले हैं किसी भी थर्ड कंट्री को, जिसने मतलब ट्रीटी साइन करने से जो उसका मेंबर बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली उसको भी अवेलेबल हो जाने हैं, जो भी उस ट्रीटी का पार्टनर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये बोला है कि जो ये नोटिफिकेशन की बात करेंगे सेक्शन 91 को, इनकम टैक्स को वो मैंडेटरी और नेसेसरी था वो देना। तो उसमें ऑथर ने कोर्ट एडवोकेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलिज्म वेयर इन इंटरनेशनल लॉ इज नॉट एनफोर्सेबल डोमेस्टिकली टिल इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू म्युनिसिपल लॉ थ्रू आउट एनेबलिंग लेजिस्लेशन। ये बात ये कोर्ट ने बोला है कि जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ डुअलिज्म है, कि जब तक आप इंटरनेशनल लॉ जो है एनफोर्स नहीं कर सकते डोमेस्टिकली, जब तक आप इसको अपने जो लोकल या डोमेस्टिक या म्युनिसिपल वाले लॉ हैं उनमें लेजिस्लेशन के थ्रू इसको वो नहीं कर देते, एनेबल नहीं कर देते, एंडोर्स नहीं कर देते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑथर ने ये बोला कि ये सारी चीज कई बार जो है ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल लॉ को जो है वो प्रेफरेंस दी गई है। दिस प्रिजम्पशन कैन बी रिबटेड ओनली इफ अ डोमेस्टिक लॉ एक्सप्लिसिटली कॉन्ट्रावेंस इंटरनेशनल, क्योंकि ये कब होता है, सिर्फ ये तब होता है जब कोई डोमेस्टिक लॉ जो है वो इन कॉन्ट्रावेंशन हो इंटरनेशनल लॉ के, तब आपको ये जरूरी होता है कि आप डोमेस्टिक लॉ में उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए। दूसरे शब्दों में वही बोला है कि जहां भी पॉसिबल हो डोमेस्टिक लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड इन ए मैनर दैट डज नॉट कॉन्ट्राडिक्ट इंडियाज ऑब्लिगेशन इंटरनेशनल लॉ। जो भी इंडिया ने इंटरनेशनल लॉज या ट्रीटी साइन करके उनके ऑब्लिगेशंस को किसी भी तरह से जो है इंटर अलग तरीके से मतलब कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, इसलिए जो है डोमेस्टिक लॉ को उस हिसाब से इंटरप्रेट किया जाता है। ये हमने कई बार पहले भी देखा है। तो दिस अप्रोच एंश्योर्स, ये वाली अप्रोच जो बेसिकली है ये एंश्योर ये करते हैं कि प्रोग्रेसिव इंटरनेशनल लॉ जो है is given effect by the courts to protect the rights of citizens and persons even if the legislature and the executive have not acted to transform it into domestic law for whatever the reason। और ये बेसिकली ये अप्रोच इसलिए रखी जाती है ताकि अगर मान लीजिए
एग्जीक्यूटिव ने किसी तरह से एक्ट नहीं किया है, ट्रांसफॉर्म नहीं किया है डोमेस्टिक लॉ को, चाहे कोई भी रीजन रहा हो, तब भी जो है जो सिटीजन्स के राइट्स हैं या पर्सन जो इन्वॉल्व है उनके राइट्स हैं, वो जो है वो अफेक्ट ना हो, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल लॉ इज नॉट जस्ट एन इंटरप्रेटेटिव टूल, इंटरनेशनल लॉ जस्ट कोई इंटरप्रेटिव टूल नहीं है कि आप उसके हिसाब से इंटरप्रेट करने लग जाओ। इट हैज एसेंशियल इम्प्लीकेशंस डोमेस्टिकली, तो उसके इम्प्लीकेशंस भी है कि आपको डोमेस्टिकली डोमेस्टिक लॉ में भी उनको इम्प्लीकेट करके रखना है। लेकिन हाँ, मतलब वही है कि पहले को आपको इफेक्ट देना, इंटरनेशनल लॉ को इफेक्ट देना था, ना कि बाद वाले को। विद और दूसरी चीज ऑथर ने बोली कि हाउएवर विदाउट ए नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 91 द कोर्ट शुड हैव हार्मोनियसली इंटरप्रेटेड इंडियाज इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस कंटेन्ड इन द डीटीए विद दैट ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। बिना नोटिफिकेशन के भी जो है वो कोर्ट जो है हार्मोनियसली इंटरप्रेट कर सकता था इंडिया के जो भी इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस है, जो डीटीए में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में थे, इनकम टैक्स एक्ट के, उसके हिसाब से वो कर सकता था। और इट शुड हैव रेड द डीटीए प्रोविजन एज पार्ट ऑफ इंडियन लॉ, और डीटीए के प्रोविजन को उसको एज ए पार्ट ऑफ इंडियन लॉ ही पढ़ना चाहिए था। और दूसरी बात और वो है, अगर किसी भी वजह से मान लो इशूइंग नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 91 इज एन एग्जीक्यूटिव नॉट ए लेजिस्लेटिव एक्ट, क्योंकि जो नोटिफिकेशन इशू करना है वो लेजिस्लेचर को नहीं करना, वो लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं है, वो तो एग्जीक्यूटिव को एक नोटिफिकेशन इशू करना था। तो अगर ड्यूलिज्म के भी प्रिंसिपल को देखें तो कोर्ट्स रीजनिंग इज सस्पेक्ट, उसमें भी कोर्ट की रीजनिंग जो है वो सही नहीं, क्योंकि लेजिस्लेटिव एक्ट नहीं था, ये एक एग्जीक्यूटिव एक्ट होना था जो उसको जो है वो नोटिफाई करना था। द कोर्ट्स इंटरप्रिटेशन अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू अनडू इट्स इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशंस बाय नॉट इशूइंग द रेलेवेंट नोटिफिकेशन डोमेस्टिकली। तो जो कोर्ट का इंटरप्रिटेशन है, उसने एक तरह से एग्जीक्यूटिव को अलाउ कर दिया कि वो इंटरनेशनल लॉ ऑब्लिगेशन को बाइंड नहीं कर रहा है, और रिलेवेंट नोटिफिकेशन डोमेस्टिक उसमें वो इशू नहीं कर रहा है एक तरह से। So this not only rationalize a violation of international law but also makes India susceptible to international claim under other instruments of international law such as bilateral investment treaty। तो कहीं ना कहीं आप सस्पेक्शन में आ जाएंगे, सस्पिशन में आएंगे कि ससेप्टेबल बना दे आपको इंटरनेशनल क्लेम्स के लिए भी, अगर आप वायलेट कर रहे हैं एक तरह से इंटरनेशनल लॉ को, वायलेशन करना आप रेशनलाइज करेंगे इस तरीके से, तो ठीक है ना। तो यही सारा इसमें ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस किया, अपने पर्सनल व्यूज यहाँ पे दिए थे। इन ट्रबल्ड वाटर्स इन कतर, तो इशू तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट तो समझ आ ही गया होगा, जो डेथ सेंटर अवार्ड किया गया था 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को, ठीक है ना, एस्पियोनेज के चार्जेस में, उसके रिगार्डिंग ये है कि अक्टूबर 26 को कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस कतर के ने जो है वो अवार्ड किया था ये डेथ सेंटेंस। तो दिस इज परहैप्स द फर्स्ट इंस्टेंस इन 5 डिकेड्स ऑफ इंडियन माइग्रेशन टू गल्फ दैट एनी इंडियन नेशनल्स हैव बीन एक्यूज्ड ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन अ ब्रीच ऑफ लोकल सिक्योरिटी। पहली बार इंसिडेंट हुआ है 5 दशकों में, मतलब 50 सालों में, कि कोई इंडियन माइग्रेंट जो है गल्फ में, उसको जो है एक्यूज किया गया है फॉर इन्वॉल्वमेंट इन अ ब्रीच ऑफ लोकल सिक्योरिटी। और उनकी कल्पेबिलिटी को इतना सीरियस माना गया है कि उनको जो है डेथ सेंटेंस जो है, डेथ पेनल्टी जो है वो दी गई है। 8 नेवल ऑफिसर जो है वो डिटेंशन में थे, कब से, सिंस अगस्त 2022, और इनको चार्ज बता ही रखा है हमने, एस्पियोनेज के चार्ज में इनको जो है वो किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने ये भी बोला है कि जो एब्सेंस है हार्ड इन्फॉर्मेशन, इट हैज एनकरेज सम ऑफ द मोस्ट आउटलैंडिश स्पेकुलेशंस इन सेक्शंस ऑफ द इंडियन मीडिया। तो इंडियन मीडिया में बहुत सारी बातें चली हैं, वो सारी इसमें पूरी ऑथर ने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने जो एक अच्छी चीज ये बोली है कि जो सेंस ऑफ शॉक है ये अंडरस्टैंडेबल है, बिल्कुल ठीक है कि आप अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए शॉक, तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आउटबस्ट हुआ है रेज और प्रेजुडिस का सोशल मीडिया वगैरह पे, इट सर्व्स नो यूजफुल पर्पज, उसका कोई भी जो है यूजफुल पर्सन नहीं, पर्पज नहीं दिखाई देता है। तो इसको इससे जो क्या है, इससे हमें ये मिलता है, वी शुड accept that the espionage case and the role of India's naval veterans would have been thoroughly investigated, क्योंकि इंडिया के कतर के साथ रिलेशंस भी अच्छे हैं, और कतर का ऐसा कोई नहीं है कि वहां पे कुछ उनको वो, मतलब अगर पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स भी देखें, नेबर्स से भी देखें, और यूएस तालिबान के इंटरेक्शन में अगर ब्रोकर कराने में भी दोहा का ही इसमें इंपॉर्टेंस रोल रहा है, तो वो सारी चीजें अगर आप देखते हैं, तो इससे हमें ये जो है, हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो एस्पियोनेज का केस है, या जो इंडिया के नेवल वेटरन्स का जो रोल है, वो थोरोली इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही जो है किया गया हो, और सेंटेंस जो इसमें प्रोनाउंस किया है वो किसी हार्ड एविडेंस के बेसिस पे ही दिया गया होगा, चाहे ये सुनने में कितनी भी दर्दनाक बात लगे या कितना ही हमें बुरा लगे, ठीक है। तो ऑथर ने अपना व्यू दिया है यहाँ पे, ठीक है। फिर ऑथर ने ये बोला है कि सिक्योरिटी इशू है,
कि जो अपनी अंडरस्टैंडिंग उन्होंने बताई है इस अनफॉर्चुनेट मैटर पे, वो ये है कि पहली तो ये कि दिस इज अ स्टैंड अलोन सिक्योरिटी इशू। इसको ऐसे हमें देखना चाहिए कि स्टैंड अलोन सिक्योरिटी इशू है, और जो सेंटेंसेज है दे हैव नो लिंक विद बायलैटरल टाइज विद इंडिया। उनका कोई बायलैटरल टाई से जो है लिंक नहीं है इंडिया के साथ, या डेवलपमेंट जो हो रहा है रीजनल पॉलिटिक्स में उससे उसका कोई वो नहीं है। और उन्होंने बोला कि आई बिलीव दिस हैज फुल्ली एक्सप्लेन टू द इंडियन ऑफिशियल कंसर्न, और ये पूरी पूरी तरह से उनको बताया भी गया होगा इंडियन ऑफिशियल्स को, जो भी डिप्लोमेट्स है उन सबको। दूसरी चीज ऑथर ने ये बोली है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ डिटेंशन, ये जो पीरियड रहा है डिटेंशन का, पेशेंस एंड रिस्ट्रेंट्स आर कॉल्ड फॉर फ्रॉम आवर मीडिया। हमारे मीडिया से ये है कि वो पेशेंस रखें और रिस्ट्रेंट रखें। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया में या मीडिया में कुछ भी आपको बताए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम्युनल अब्यूज, नेम कॉलिंग या फीवर्ड स्पेकुलेशन है, ये कोई पर्पस सर्व नहीं करने वाले हैं। ये एक तरह से हम पहले भी देख चुके हैं और मैटर्स में भी देख सकते हैं कि ये एटमॉस्फेयर को विटिएट ही करते हैं, बेकार ही करते हैं, अच्छा तो नहीं करते हैं। तीसरी चीज ऑथर ने ये बोली है कि जो हमारा फोकस होना चाहिए, इट शुड बी ऑन इंटेंस बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद द कतर। इस चीज पे होना चाहिए, ऑन फ्रीइंग द वेटरन्स, उनको फ्री कराने पे होना चाहिए, while publicly affirming the importance of our long standing substantial and mutually beneficial tie। और साथ ही साथ हमें पब्लिकली ये भी अफर्म करना पड़ेगा जो इंपॉर्टेंस है हमारी, जो इतने लॉन्ग स्टैंडिंग और सब्सटेंशियल और म्यूचुअली बेनिफिशियल टाइज कतर के साथ रहे, उनको भी हमें कहीं ना कहीं अफर्म करना पड़ेगा, ठीक है ना। और बिहाइंड द सीन जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट चल रहे हैं उनसे कोशिश करनी चाहिए उनको जो है फ्री कराया जाए, ठीक है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। डाटा पॉइंट में आज फिर से वही कोटा वाला है, ये लास्ट फाइनल है। ओनली 3% ऑफ कोटा स्टूडेंट्स हैव विजिटेड अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। तो आज यहाँ पे उनकी स्ट्रेस वगैरह के बारे में बात हुई है। तो ये स्टडी तीसरा आज ये दिन है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के एनसीआरबी का जो डाटा है, जो ये बताता है कि जो स्टूडेंट सुसाइड्स हुए हैं, जो सुसाइड्स टोटल हुए हैं इंडिया में 2021 में, उनमें से स्टूडेंट्स का अगर आप शेयर देखें तो वो 8% के आसपास आता है, ठीक है ना। मेंस में भी आप डाटा ये लिख सकते हैं। और इसका मेन रीजन जो है सुसाइड का स्टूडेंट में, वो है एकेडमिक प्रेशर, मेन रीजन, ठीक है ना। और भी रीजन है, लेकिन मेन रीजन वो है कि एकेडमिक प्रेशर। तो यहाँ पे रिलेवेंट है रिकॉर्ड करने के लिए, 25 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी टेकन देयर लाइव्स इन दिस ईयर इन कोटा। कोटा में 25 बच्चे अभी तक जो है सुसाइड कर चुके हैं, और वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट कोचिंग हब है ये, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट सुसाइड्स है जो राजस्थान के कोटा टाउन में जो है अभी तक देखा गया है। डीपली कंसर्निंग क्या और बात है वो ये है कि ये जो थे, जो जो बच्चे अभी करंटली स्टडी कर रहे हैं कोटा में, 7% हैव कंसिडर्ड एंडिंग देयर लाइफ एटलीस्ट वंस। और कम से कम 7% जो है वो एक बार ये कंसीडर कर चुके हैं कि वो अपनी लाइफ को जो है वो एंड कर दें। तो ये यहाँ पे कंसर्न का इशू है। तो इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट्स की एंजाइटी का ऑन देयर मेंटल हेल्थ, ये यहाँ पे जो बेसिकली इन चीजों पे ये आज की जो स्टडी है वो फोकस की गई है, ठीक है ना। अलग अलग तरह के प्रेशर्स हैं, उसमें डाटा पॉइंट में ये बताया कि नियरली 1 in 10 स्टूडेंट एक्सपीरियंस पेरेंटल प्रेशर ऑफन व्हाइल इन कोटा, ठीक है ना। 1/4 जो है, अनदर 1/4 जो है वो गो थ्रू दिस फ्रॉम टाइम टू टाइम, वो फेस करता रहता है। और नंबर ऑफ गर्ल्स जो एक्सपीरियंस करते हैं इस प्रेशर को, वो स्लाइटली हायर है देन नंबर ऑफ बॉयज। स्टूडेंट्स विद इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हु स्टडी इन कोटा बिफोर देम आल्सो फेस दिस प्रेशर मोर। और जो बच्चे जिनके फैमिली मेंबर्स, इमीडिएट फैमिली मेंबर वहां रहते हैं साथ में, वो ज्यादा इस प्रेशर को झेलते हैं। 9% ने ये बोला है कि वो लगभग अक्सर जो है ऐसे प्रेशर को जो है वो झेल देखते हैं। और 29% ने ये भी बोला है कि कभी-कभी जो है वो इनको ऐसी प्रेशर देखने को मिलते हैं। अमंग दोज हू डू नॉट हैव सच रिलेटिव, जिनके ऐसे रिलेटिव्स नहीं है, तो 6% ने बोला है कि ऑफन फेस फैमिली प्रेशर, और 1/4 जो है वो कभी-कभी इसको फेस करते हैं। तो फाइनेंसेस की बात करें तो इकोनॉमिक भी जो है, फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है। 6% ने ये बोला है कि ऑफन फील फाइनेंशियल प्रेशर, लेकिन 1/4 ने, दूसरे 1/4 ने ये भी बोला है कि जो ये प्रेशर है वो कभी-कभी जो है वो फील करते हैं, ठीक है ना। हाइटेंड सेंस ऑफ कंपटीशन जो है वो भी अफेक्ट करता है स्टूडेंट्स को कई बार। तो 4% ने ये बोला है कि ऑफन एक्सपीरियंस करते हैं वो पीयर्स के साथ प्रेशर, और अनदर 2 जो है वो एवरी 10 यानी 20% मान के चलिए, 2 इन एवरी 10 वो ये कहते हैं कि वो जो है टाइम टू टाइम ये प्रेशर उन पे भी कंपटीशन का जो है वो रहता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों से ये जो सारे प्रेशर्स हैं उनसे ये साफ होता है, ये एक्सप्लेनेशन मिल गई। जो 53% स्टूडेंट्स है कोटा में, वो क्यों लोनलीनेस जो है वो टाइम टू टाइम फील करते हैं, हमने कल के डाटा पॉइंट में पढ़ा था। तो ऑल दीज प्रेशर्स टेक अ हैवी टोल ऑन स्टूडेंट, और नियरली हाफ यानी 46% जो है वो स्ट्रेस फील करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, और 12% जो है वो ऑफन अक्सर जो है बताते हैं कि वो अक्सर जो है स्ट्रेस फील करते हैं,
ठीक है ना? कोपिंग मैकेनिज्म, इस स्ट्रेस को कोप करने के लिए क्या-क्या उन्होंने किया है, इस प्रेशर को कोप कैसे करते हैं, तो कई अलग-अलग तरीके से वो कोप करते हैं, उसको वो करते हैं, ठीक है ना? हाल्फ ऑफ देम नियरली 49% टॉक टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये हमने कल भी बताया था, जब वो एक्सट्रीमली स्ट्रेस्ड होते हैं। और 4 इन 10 जो है वो या तो ऑनलाइन वीडियो वॉच करते हैं, टेलीविज़न या फिर म्यूज़िक लिसन करते हैं रिलैक्स करने के लिए। और ओवर 3 इन 10 जो है वो एक स्ट्रोल लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या मेडिटेट करते हैं स्ट्रेस को कॉम्बैट करने के लिए। क्लोज टू हाल्फ द स्टूडेंट 46% चूज़ टू स्लीप व्हेन दे फील स्ट्रेस्ड, ठीक है ना? एक और आदत है इसमें जो आपको अलग लगेगी, उनमें से 16% ये बोला है कि दे यूज़ स्लीप रिलेटेड मेडिकेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। वो टाइम टू टाइम 16% लोग जो है वो स्लीप रिलेटेड मेडिसिन जो है वो पी लेते हैं, ऐसे भी यहाँ पे है, ठीक है ना? और ज़ाहिर-सी बात है ये डेट्रिमेंटल हो सकती है। और इनमें से 13% ये भी बोला है कि वो फिर से पढ़ते हैं जब उनको स्ट्रेस होती है, ठीक है ना? हालाँकि ये शॉर्ट टर्म के लिए ये है कि इमीडिएट एंग्ज़ायटी जो है उनकी अनप्रिपेयर्डनेस के रिगार्डिंग वो ज़रूर हो जाती है, लेकिन काउंटर प्रोडक्टिव होती है लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको देखेंगे। तो फिर 5% वो भी हैं जो स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं, 2% ऐसे भी जो ड्रिंकिंग वगैरह की तरफ चले जाते हैं, स्ट्रेस को फाइट करने के लिए। ये सारे इम्पैक्ट ही दिखा रहा है। इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे क्या है, तो ऑल ये सारा डाटा जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, ये यही दिखाता है जो कंडीशंस हैं कोटा में डू नॉट सीम फेवरेबल फॉर द वेल-बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स के वेल-बीइंग के लिए तो नहीं दिखती है। क्लोज टू 3 इन 10 फील दैट देयर मेंटल हेल्थ हैज़ डिटेरियोरेटेड। ती 10 में से 3 को लगता है कि उनकी मेंटल हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है आफ्टर स्टार्टिंग कोचिंग क्लासेस। और मोर देन 4 इन एवरी 10 फील मोर फैटिग्ड आफ्टर मूविंग टू कोटा टू स्टडी। ऑफ देम 45% आर गर्ल्स। 45% गर्ल्स जो है वो ये महसूस करती हैं इनमें से, ये जो थे कि वो ज़्यादा थक गए हैं जब से वो कोटा आए हैं। अराउंड 3 इन 10 फील दैट दे आर मोर नर्वस, लोनली, मूडी एंड डिप्रेस्ड इन रिसेंट टाइम्स। और 3 इन एवरी 10 यानी कि लगभग 29% ये फील करते हैं देयर एंगर वाज इंक्रीज्ड एंड लिटिल ओवर 1/4 सेड दैट दे एक्सपीरियंस वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडी पेन। तो कुछ का एंगर बढ़ गया लगता है, कुछ को लगता है कि उनका बॉडी पेन बढ़ गया है। अराउंड 2 इन एवरी 10 यानी कि लगभग 20% जो है आल्सो फील दैट दे आर मोर फ्रस्ट्रेटेड, fearful एंड सैड आफ्टर शिफ्टिंग टू कोटा। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि कंपेयर टू बॉयज जो मच हायर नंबर ऑफ गर्ल्स सेड दैट दे हैव एक्सपीरियंस्ड अ राइज इन अ मेजॉरिटी ऑफ दीस सिम्पटम्स। ज्यादातर सिम्पटम्स में राइज जो है उनको देखने को मिला और ये मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स ने ये बोला है, ठीक है ना? तो डिस्पाइट एग्जिबिटिंग सिम्पटम्स ऑफ पुअर मेंटल वेलबींग, ये सारे के सारे साइंस है कि पुअर मेंटल वेलबींग है उनकी, लेकिन उसके बाद भी केवल 3% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बोला है कि दे हैव विजिटेड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास गए हों। और क्लोज टू हाफ 48% डू नॉट इवन फील द नीड टू अंडरटेक सच अ विजिट। और लगभग हाफ तो यही है, उनको महसूस ही नहीं होता कि ऐसी कोई विजिट करने की जरूरत है। और ये इंडिकेट क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कि मोर प्रोएक्टिव एफर्ट्स आर नीडेड टू मेक यंग पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ गोइंग टू अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट। मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट पर जाना कोई गलत गलत नहीं है, ये समझना चाहिए उनको कि कितना ज़रूरी है। आपकी सिचुएशन डिटेरियोरेट हो इससे पहले आप किसी को अगर कंसल्ट करेंगे, क्या पता वो इनिशियल स्टेज में ठीक हो जाए। तो ये सारा का सारा जो डाटा हमने 3 सीरीज़ में डिस्कस किया है, ये अंडरलाइन करता है द नीड टू हैव अ मोर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड काउंसलिंग मैकेनिज्म इन कोचिंग सेंटर्स स्पेसिफिकली एंड इन कोटा मोर जनरली। तो कोचिंग सेंटर्स में एक इंस्टीट्यूशनल काउंसलिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए और बेसिकली कोटा में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। द मैसिव डिस्प्लेसमेंट इन कोंगो। तो यहाँ पे बेसिकली कोंगो में जो डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला है उसके रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल है। इसमें समझते हैं जिस्ट में। जो कॉन्फ्लिक्ट थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में, इट डेट्स बैक टू 1990 जब इट वेंट थ्रू 2 सिविल वॉर्स इन 1996 एंड 1998। तो 2 बार सिविल वॉर फेस कर चुका है, 1996 में, 1998 में। जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी वो एरप्ट कैसे हुई थी? इट इज एरप्टेड इन द वेक ऑफ रवांडन जीनोसाइड इन 1994 where ethnic Hutu extremists killed nearly 1 million minority Tutsis and non-extremist Hutus। तो हुतूस और तुत्सीज ये कहाँ की कम्युनिटीज है आपको ध्यान रखना है, ये डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो से बिलोंग करती है। कई बार यूपीएससी इस टाइप से एथनिक कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ को बिलोंग करती है। फॉलोइंग द रवांडन जीनोसाइड अराउंड 2 मिलियन हुतू रिफ्यूजीज क्रॉस रवांडा इनटू नॉर्थ किवू एंड साउथ किवू प्रोविंसेज ऑफ डीआरसी। उसके बाद रवांडा से ये कहाँ पे आ गए? नॉर्थ किवू और साउथ किवू प्रोविंसेज में आके बस गए ये हुतू रिफ्यूजीज। दे ऑर्गेनाइज्ड एथनिक मिलिशियाज इन डीआरसी फियरिंग प्रोसिक्यूशन। और जाहिर सी बात है
उन्होंने अपने आप को एथनिक कम्युनिटी मिलिट्री के रूप में एक तरह से ऑर्गेनाइज कर लिया ताकि वो उनका डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में प्रोसिक्यूशन ना हो। तो हुतू बेसिकली कहाँ से बिलोंग कर रहे थे, ये रवांडा से बिलोंग कर रहे थे और फिर वो माइग्रेंट होकर रेफ्यूजी बन के कहाँ पे आ गए, डीआरसी में, ये ध्यान रखेंगे। द मल्टीपल रिबल ग्रुप्स एंड सेवरल फैक्टर एक्टर्स फाइटिंग इन द रीजन हैव कैरिड आउट widespread killing, sexual violence and massive human rights atrocities। तो ये वन ऑफ द रीजंस है जो यहाँ पे बेसिकली उसकी मतलब बेसिकली यहाँ पे जिनकी वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो उसमें से सबसे पहला जो कुछ रीजन जहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट कर दिए, पहला ये बताया है कि एथनिक इंटॉलरेंस जो है और इंसर्जेंसी है वो सबसे पहला रीजन है। दूसरा ऑथर ने यहाँ पे बताया है जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है और लैक ऑफ इंक्लूसिव गवर्नेंस है वो दूसरा रीजन बताया है। तीसरा ऑथर ने यहाँ पे बताया है जो रीजनल टेंशन है वो भी रीजन है कि जो आर्म्ड ग्रुप्स हैं दे हैव बीन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स ऑफ रवांडा, युगांडा एंड बुरुंडी एट वेरियस पॉइंट्स एक्टिंग एज प्रॉक्सीज फॉर ईच कंट्रीज इंटरेस्ट इन द रीजन। तो ये रीजनल टेंशन बेसिकली इसी वजह से है कि जो उनके अपने अपने इंटरेस्ट है उसकी वजह से उन्होंने जो है जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर कंट्री की वो उनको सपोर्ट कर रही है आर्म ग्रुप्स को, ठीक है ना। और इन सब की वजह से तीनों रीजन जो ऊपर है, उनकी वजह से एक चौथा रीजन हो गया है, फोर्थ फैक्टर है वो है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इन तीनों रीजन्स की वजह से एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जो है फैक्टर जनरेट हो गया है, जिसको जो है ऑथर ने यहाँ पे फोर्थ फैक्टर बताया है। और फाइनल जो फैक्टर बताया है इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वो बताया है द फीबल इंटरनेशनल रेस्पॉन्स, इंटरनेशनल कम्युनिटी के रेस्पॉन्स को जो है वो बताया है, क्योंकि जो इंटरनेशनल एक्टर्स हैं दे हैव फेल्ड टू मेक अ कंसिडरेबल एफर्ट टू एड्रेस द क्राइसिस। उन्होंने कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं दिखाया है ना किया है कि जिससे क्राइसिस जो है वो एड्रेस हो सके। तो यही सारा था इसमें। हाउ आर द मिग 21 फाइटर जेट्स बीइंग फेज्ड आउट, तो हमने मिग 21 फाइटर जेट्स को फेज आउट कर दिया गया है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो सप्लाई कर रही है इंडियन एयरफोर्स को अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसका नाम हम सब जानते हैं तेजस, ये पहले पूछा भी हुआ है तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अक्टूबर 31 2023 को जो मिग 21 फाइटर जेट थे ऑफ द नंबर 4 स्क्वाड्रन ओरियल्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स फ्लू वन लास्ट टाइम ओवर उत्तरलई इन राजस्थान। तो आखिरी बार ये उड़े हैं और उसके बाद से फेज आउट कर दिए गए हैं। लास्ट ईयर जो नंबर 51 स्क्वाड्रन स्वॉर्ड आर्म्स थी जो कि श्रीनगर में बेस्ड थी वो फेज आउट की गई थी। और इट वाज द सेम स्क्वाड्रन, इसी स्क्वाड्रन का जो है पार्ट थे ग्रुप कैप्टन जो उस टाइम विंग कमांडर थे हमारे अभिनंदन वर्धमान जी, जो कि पार्ट थे। और फरवरी 2021 का जो बालाकोट एयर स्ट्राइक वाला जो इंसिडेंट था, ठीक है ना, उसका वो पार्ट थे। तो वो भी जो है फेज आउट कर दी गई थी। In the last few years, the Indian Air Force has inducted 2 squadrons of the indigenous LCA तेजस। और फेज आउट करने के लिए रिप्लेसमेंट क्या दिया हमने, हमारा खुद का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस और 2 squadrons ऑफ रफाल फाइटर जेट्स प्रोक्यूर्ड फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से जो हमने रफाल फाइटर जेट्स प्रोक्यूर किए उन्होंने। तो विच पुश द स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ टू ओवर 30, अब जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हो गई वो 30 तक पहुंच गई है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको एक ध्यान रख लेना है फैक्ट कि जो कोर्स ऑफ 6 डिकेड, पिछले 6 डिकेड्स में अगर हम देखें तो जो मिग 21 फ्लीट थी इट्स ओवर 400 एक्सीडेंट क्लेमिंग द लाइफ अराउंड 200 पायलट। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इसको फेज आउट भी करने की सोची होगी, क्योंकि लगभग 400 एक्सीडेंट जो है वो हुए मिग 21 के फ्लीट के और उसमें जो है लगभग 200 पायलट्स की जो है वो जान भी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल्स ऑफ हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस बताया कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे जो ट्रांसमिट होती है, कैसे पहुंचती है। तो सिंस एनर्जी एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स लाइक लाइट, साउंड एंड हीट, ये तो हम सब जानते हैं। पावर एंड पावर ट्रांसमिशन आल्सो एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स, पावर भी और पावर ट्रांसमिशन भी वो कई फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। हाउएवर इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें, इट्स ट्रांसमिशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ मल्टीपल फेजेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड फैक्टर्स लाइक वोल्टेज, इंपीडेंस, फ्रीक्वेंसी एटसेट्रा। ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि इसमें कई फेजेस होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, फैक्टर्स होते हैं, वोल्टेज हो सकता है, इंपीडेंस होता है, फ्रीक्वेंसी, ये सब चेक करने पड़ते हैं। तो हमारे काम काम की चीज देख लेते हैं। किसी भी पावर से सप्लाई सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, 3 ब्रॉड कंपोनेंट होते हैं। पहला जनरेशन की बिजली पैदा कैसे कर रहे हो आप, प्रोड्यूस कर रहे हो पावर इलेक्ट्रिसिटी, फिर उसका ट्रांसमिशन और तीसरा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो ये तीनों फैक्टर्स ही जो है वो ध्यान रखने हैं। बेसिक क्या है ट्रांसमिट करने के इलेक्ट्रिसिटी, तो पहला तो ये है कि किसी भी कंडक्टर में जो ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट को, जो ट्रांसमिशन होता है एफिशिएंसी इज हायर एट लोअर करंट एंड हायर वोल्टेज। ये आपको ध्यान रखनी है, जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होती है वो कब हायर होगी, लोअर करंट पे, करंट लो होना चाहिए एम्पियर, और वोल्टेज जो है वो हाई होना चाहिए, वोल्ट्स हाई होने चाहिए, ठीक है ना। तब जो है एफिशिएंसी वो ट्रांसमिशन की हाईएस्ट हो सकती है, हायर हायर होगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा,
जो पर्पज क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर्स आपने देखो लगाते हैं, तो पर्पज जो ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली लगाते हैं उनका पर्पज ये होता है, ये भी आपको याद रखना है कि वो वोल्टेज को बढ़ाते हैं और करंट को कम करते हैं। ये भी अभी हमने पढ़ा कि वोल्टेज ज्यादा होना चाहिए, करंट कम होना चाहिए। कब? जब फीड करते हैं ये ट्रांसमिशन लाइंस में, और इसी चीज को रिवर्स कर देते हैं जब वो करंट को रिसीव कर रहे हैं, व्हेन रिसीविंग करंट टू बी सप्लाइड टू कंज्यूमर, जब वो कंज्यूमर को सप्लाई कर रहे हैं, इस करंट को रिसीव कर रहे हैं करंट को, तब इसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है ना? ताकि ये दोनों ही चीजें ट्रांसमिशन को अच्छा करने के लिए की जाती है। दूसरा जो यहाँ पे चीज बताई है ऑथर ने वो है केबल्स। जी केबल्स जिनसे करंट जो है बेसिकली मूव करता है, दे स्टिल हैव सम रेजिस्टेंस विच रिजल्ट्स इन सम एनर्जी लॉस, उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होता है जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। दूसरी चीज आपको कहते हैं, तो जितना थिकर होगा, ये जो लॉस की अमाउंट है उसको एडजस्ट करता है केबल की थिकनेस से, जितना ज्यादा थिक होगा उतनी एनर्जी जो है वो कम लॉस होगी। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना ज्यादा थिकर होगा वायर ट्रांसमिशन वाला, उतना एनर्जी लॉस कम होगा, लेकिन जाहिर सी बात है उससे क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है ना? तो क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी केबल्स की, इसलिए उनको पतला बनाया रखना पड़ता है, एक मॉडरेट उनके उस पे ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कितने ही मोटे तार बनाएंगे क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। और तीसरी जो चीज है वो ये है कि लॉन्गर द डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन द लोअर द ट्रांसमिशन कॉस्ट, जितनी ज्यादा दूरी के लिए आप ट्रांसमिशन करेंगे उतनी जो है ट्रांसमिशन कॉस्ट आपकी कम पड़ेगी। ध्यान रखना, लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन करेगा तो कॉस्ट जो है ट्रांसमिशन की वो कम आएगी। ये उल्टा है, इसलिए आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कभी आप इसको गलत लगे। कॉमन सेंस से आपको लगेगा लंबी दूरी पे आपका जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है वो ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन वही है कि जितने ज्यादा डिस्टेंस पे आप ट्रांसमिशन करेंगे उतनी लोअर जो है ट्रांसमिशन कॉस्ट आपको पड़ेगी, एवरेज जब आप निकालेंगे। ठीक है? चलो, फिर अल्टरनेटिंग करंट की बात करिए यहाँ पे। एसी कैन बी मॉडिफाइड मोर इजिली इन ट्रांसफॉर्मर्स देन डायरेक्ट करंट, इसलिए जो है एसी को प्रेफर किया जाता है, और उसका जो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी है वो भी एसी की हायर होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, एसी करंट की जो अल्टरनेट करंट है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है ट्रांसमिशन में एज कम्पेयर टू डीसी डायरेक्ट करंट की। और दूसरा, उसको ट्रांसफॉर्मर्स में हम इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं देन डायरेक्ट करंट। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, साइंस में क्वेश्चन आ सकता है। एसी पावर क्या होती है? द मोस्ट कॉमन वे टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री फेज एसी। जो मोस्ट कॉमन वे है वो है तीन फेज के एसी से हम ट्रांसफर करते हैं। जो एसी में क्या होता है बेसिकली, जो वोल्टेज है फ्लिप्स करता है पोलैरिटी, वन पोलैरिटी जो है अर्ज करती है करंट को टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, और जो अपोजिट पोलैरिटी वो अर्ज करती है करंट को फ्लो इन द अदर वे, मतलब एक ऐसे और दूसरी अगर है तो वो ऐसे फ्लो करने को उसको कही। तो इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है ना? पावर ट्रांसमिट कैसे होती है? तो थ्री फेज एसी सर्किट में जो है हर एक वायर जो है एसी करंट को ट्रांसफर करता है, ट्रांसमिट करता है, एक डिफरेंट फेज में ट्रांसफर करता है। ठीक है? ये ध्यान रख सकते हैं। अब ग्रिड्स कैसे काम करते हैं, ग्रिड के बारे में हम जानते हैं सब। तो जो नेशनल ग्रिड होता है इट इंक्लूड्स ऑल थ्री कंपोनेंट्स जो हमने अभी बताए थे ट्रांसमिशन वाले। ठीक है ना? ट्रांसमिशन, स्टोरेज, सॉरी, प्रोडक्शन, जनरेशन, ट्रांसमिशन, और जो कंज्यूमर को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन, वो तीनों कंपोनेंट होते हैं। और एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसमिशन आल्सो हैज टू अकाउंट फॉर द पार्टिकुलर्स ऑफ पावर प्रोडक्शन एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज एट वेरियस लोकेशंस एंड हाउ एंड वेयर दैट पावर इज कंज्यूम्ड, कहाँ पे वो कंज्यूम होगी, कैसे की जाएगी, ट्रांसमिशन कैसे होगी, वो सारी चीजें उस पे होती हैं। तो ग्रिड्स आल्सो हैव स्टोरेज फैसिलिटी, उनकी स्टोरेज फैसिलिटी जनरेट करो तो स्टोर भी तो करनी पड़ेगी। दैट स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन देयर इज अ सरप्लस सप्लाई, जब भी सरप्लस सप्लाई होगी तो उसको आप स्टोर कर लोगे, और जब डेफिसिट होगा उसको आप रिलीज कर दो। तो ग्रिड में ये भी चीज होती है। फिर ग्रिड्स आल्सो नीड टू रिस्पॉन्ड टू फेलियर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेटवर्क, आपका ये नेटवर्क है, अगर किसी पार्ट में फेलियर हो जाता है तो उसको आप भरपाई तो करोगे ना, उसको प्रिवेंट तो करोगे ना, प्रिवेंट देम फ्रॉम कैरिंग ओवर टू द अदर पार्ट, और ये जो ये फॉल्ट हुआ है ये दूसरे पार्टों में नहीं आया, इसको भी आप प्रिवेंट करोगे। तो ये ग्रिड में ये रेस्पॉन्स सिस्टम भी लगाया होता है कि फेलियर को जो है वो चेक कर सके, प्रिवेंट कर सके, और जो फॉल्ट है वो और भागों में ना बह गए। एडजस्ट करता है वोल्टेजेस इन रेस्पॉन्स टू डिमांड एज वेल एज मैनेज डिमांड, डिमांड को मैनेज भी करता है ग्रिड और रेस्पॉन्स भी करता है, एडजस्ट करता है वोल्टेज को जिस हिसाब से डिमांड होती है। एसी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, पावर फैक्टर्स को इम्प्रूव करता है कि पावर कितनी ड्रॉ की जाएगी, लोड जो है वर्सेस द पावर अवेलेबल सर्किट, अगर लोड ज्यादा हो जाएगा, आपके पास पावर है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे वो सिस्टम डैमेज हो सकता है, ग्रिड बैठ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई बार ओवर कंजम्पशन अगर आपने कर लिया, पावर ज्यादा, डिमांड जितनी बहुत ज्यादा हो गई, लोड जो है बहुत ज्यादा हो गया और सप्लाई जो है वो कम है, तो आपका वो हो सकता है। ठीक है ना? ग्रिड becomes a wide area synchronous grid if all the generators connected to it are producing an AC current at the same frequency, ये आप ध्यान रख सकते हैं। एक ग्रिड जो है उसको वाइड एरिया सिंक्रोनस ग्रिड कब बन जाता है,
जितने जब सारे के सारे जनरेटर जो है वो कनेक्ट होते हैं और वो एसी करंट प्रोड्यूस करें एक ही फ्रीक्वेंसी पे। जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ग्रिड है ऐसा, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया सिंक्रोनस ग्रिड, वो कवर करता है अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया और रशिया, इस पूरे रीजन को। और जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल है ग्रिड, वो है नॉर्थ चाइनीज का स्टेट ग्रिड, जिसकी कनेक्टेड कैपेसिटी कितनी, 1700 गीगावाट है। गीगावाट समझ रहे हो, 1700 गीगावाट। तो इंडिया का जो नेशनल ग्रिड है वो भी एक वाइड एरिया सिंक्रोनस ग्रिड है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारा का सारा पावर ट्रांसमिशन था। हो सके तो आप इसको पूरा आर्टिकल को पढ़ेंगे, आपको मजा भी आएगा। ठीक है ना, आगे देखते हैं। यादव होल्ड मोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अमंग ओबीसी। तो ये जो वही जो कास्ट बेस्ड सर्वे का डाटा जो है, रिपोर्ट जो टेबल की गई थी बिहार असेंबली में ट्यूसडे को, उसके रिगार्डिंग है। उसमें ये बताया गया सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डाटा जो है उसमें रिलीज किया था। उसमें ये बताया था कि एजुकेशन सिस्टम में अगर देखें तो वहाँ पे सीरियस थोड़े से इश्यूज हैं उसमें दिखाए हैं कि 7% पॉपुलेशन जो है वो ग्रेजुएट है केवल, और लेस देन 1% जो है उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है स्टेट्स में। और बाकी डाटा भी आया है इसमें। तो कास्ट से रिलेटेड यहाँ पे है कि भूमियार जो है वो डोमिनेंट कास्ट है बिहार में, और हाईएस्ट पॉवर्टी रेट है अमंग द अपर कास्ट एट 27.58%। ठीक है ना। वहीं ब्राह्मण और राजपूत हैं, उनकी 25.32% और 24.89% है पॉवर्टी रेट्स दोनों में ही। कायस्थ कास्ट में जो है लोएस्ट पॉवर्टी रेट है 13.38% अमंग द अपर कास्ट। पॉवर्टी रेट्स अगर आप अदर क्लासेस की बात करें तो ओबीसी के 33.16% है, 33.58% है, और ईबीसी के लिए 42.93% है, एससी के लिए, और 42.7% है एसटीज के लिए। ठीक है ना। ये सारा हमने बताया, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं डाटा के हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे तो इसमें एक ये है कर्ब्स ऑन फायरवर्क्स बाइंडिंग ऑन स्टेट। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो रेस्ट्रिक्शंस हैं फायरवर्क्स के रिलेटेड या फायर क्रैकर्स के रिलेटेड, वो केवल लिमिटेड टू दिल्ली नहीं है, वो जो है सभी स्टेट्स पे इक्वली लागू होते हैं। और यहाँ पे जो जस्टिस बोपन्ना है हमारे, उन्होंने ये भी बोला है कि जो एडल्ट्स हैं दे टेंड टू बिहेव वर्स देन चिल्ड्रन, बस्टिंग क्रैकर्स गैलोर विद नो थॉट ऑफ पॉल्यूशन। वो बिल्कुल नहीं सोचते पॉल्यूशन के बारे में। इवन बच्चों को तो स्कूल में बता भी दिया जाता है, उनको समझ जाते हैं बच्चे स्कूल में, लेकिन जो एडल्ट्स हैं वो ज्यादा उनको दिखता है, वो एक तरह से बिल्कुल नहीं सोचते हैं पॉल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। साइंस में एक आया था आज आर्टिकल, साइंस का सेक्शन एक बार देख लेते हैं जरा। यस, वेयर डू डोमेस्टिकेटेड सिल्क वॉर्म्स कोकून्स गेट देयर वाइल्ड कलर्स फ्रॉम। जो कोकून्स हैं सिल्क वॉर्म वाले, उनको कैसे कलर मिलता है? तो सिल्क जो है इट इज एन एक्मे ऑफ डोमेस्टिकेशन कंपेरेबल इन इट सक्सेस टू बासमती राइस, अल्फोंसो मैंगोज एंड द गोल्डन रेट्रीवर। अगर हम देखें आज की बात, तो जो टूल्स है हमारे पास साइंटिस्ट के पास टू मेक एंड कंपेयर जेनेटिकली आइडेंटिकल हाइब्रिड सिल्क मोथ दैट डिफर ओनली इन विच ऑफ द जीन्स टू पेरेंटल वर्जन इज इनएक्टिवेटेड। तो उनसे इजीली पता चल सकता है कि पेरेंट में से कौन सा वाला वर्जन जो इनएक्टिवेट हुआ है, उससे इजीली हम आजकल जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम एंसेस्ट्रल मरबरी मोथ की बात करें तो वो केवल ब्राउन येलो कोकून जो है वो बनाते थे। फिर उसके बाद डोमेस्टिकेटेड सिल्क मोथ जो है करने लगे, कोकून्स बनने लगे। वो दे कम इन एन आई कैचिंग पैलेट ऑफ, उनके वो अलग अलग कलर में आने चाहिए, येलो, रेड, गोल्ड, फ्लैश पिंक, पेल ग्रीन, डीप ग्रीन और व्हाइट, उन सब में आने चाहिए। तो ये डिफरेंटली कलर्ड जो कोकून्स है दे अराइज फ्रॉम म्यूटेशंस इन जीन्स रेस्पॉन्सिबल फॉर अपटेक, ट्रांसपोर्ट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द कैरोटीनॉइड्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। तो बेसिक रीजन क्या है, बेसिक कारण क्या है जिनकी वजह से कलर्ड कोकून्स हो रहे हैं, वो ये है कि उनके मॉडिफिकेशन हो जाते हैं कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स में, और म्यूटेशंस होते हैं जीन्स में जो रेस्पॉन्सिबल है इन फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स को मॉडिफाई करने के लिए। जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स है दे हैव बिकम अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी द molecular basis of how in a relatively short span of 5000 years artificial selection generated such spectral diversity। किस तरीके से आर्टिफिशियल सिलेक्शन ने इस ये इतने स्पेक्टेकुलर डाइवर्सिटी कैसे तैयार कर दी, ये एक स्टडी जो है वो बहुत अच्छा रिसोर्स जो है वो मिल सकता है। जो येलो रेड कोकून है दे रिक्वायर वाइजीन which encodes a protein that transports carotenoids from midgut to the silky gland। जो वाई जीन है येलो रेड कोकून का, उसको वाई जीन चाहिए होता है, जो एनकोड करता है बेसिकली प्रोटीन के लिए, जो ट्रांसपोर्ट करता है कैरोटीनॉइड कहाँ से, मिडगट, फ्रॉम द मिडगट टू द सिल्क ग्लैंड। जो अदर जीन्स हैं वो एनकोड करते हैं प्रोटीन्स को दैट सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब स्पेसिफिक कैरोटीनॉइड। बाकी के जीन्स हैं वो एनकोड करते हैं प्रोटीन्स को जो सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करते हैं कुछ स्पेसिफिक कैरोटीनॉइड्स को। और अगर किसी भी एक या एक से ज्यादा जीन में अगर म्यूटेशन हो गई है तो वो प्रोड्यूस क्या करेंगे, येलो, फ्लैश कलर्ड, रस्टी एंड पिंक कोकून्स, उनके कलर जो है वो अलग अलग प्रोड्यूस कर सकते हैं। दो डोमेस्टिकेटेड मोथ है इट इज मच लार्जर देन इट्स वाइल्ड प्रोजेनिटर and thus extrudes a longer silk fiber
टू बिल्ड इट्स लार्जर कोकून अप टू 900 मीटर्स लॉन्ग। जो डोमेस्टिकेटेड मोथ है वो उससे बड़ा होता है, और जाहिर सी बात है उसकी वजह से जो सिल्क फाइबर है वो भी लंबा रहता है, और अप टू 900 मीटर्स लॉन्ग जो है वो फाइबर बनाने में हमें मदद मिलती है। ठीक है ना? तो दिस इज इट। और एक और चीज आपको देखनी है, ये वोल्केनो, यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो जो है वो है क्ल्यूचेवस्कोय वोल्केनो। ये वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड में, और ये कहाँ पे एरप्ट हुआ है? ये रशिया के नॉर्दर्न कामचटका पेनिनसुला में अक्टूबर 28 2023 को जो है ये एरप्ट हुआ है। तो आपकी लोकेशन याद रखें, और कहाँ पे है? क्ल्यूचेवस्कोय वोल्केनो, ये रशिया के नॉर्दर्न कामचटका पेनिनसुला में जो है ये है। ठीक है जी। तो दिस इज इट। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। आप जैसा भी आपको डिस्कशन लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो थोड़ा सा आज लेट है क्योंकि आज थोड़ा सा एंगेजमेंट रहा था, तो कोई बात नहीं। होप आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको कुछ और इम्प्रोवाइजेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कीजिए। बाकी चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो आउटरीच बढ़ेगा। थैंक यू।